तो क्लेम कर रहे कि जी हमने बलूचिस्तान को टारगेट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कर रहे हैं। अगले 36 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं। हमारे जो अहले वतन हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं। मुल्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। मुख्तलिफ ट्रेंड चलते हैं कि हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया, आप फ़ौरन पहुँचे, या आप हमें इतने पैसे भेज दें, या मैं कहीं पे फंस गया हूँ। पाकिस्तानियों की ये बेसिक से मसाइल हैं जिस पे जो पाकिस्तानी इन मेंबरान पे नज़र रखे हुए है। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि भारत 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई का मंसूबा रखता है। अगर भारत ने किसी भी किस्म की फौजी मुहिमजोई की कोशिश की तो इसका मुंह तोड़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारर ने खबरदार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस में टेलीफोनिक राब्ता, अमरीका भी मुतहर्रिक, दोनों ममालिक को पुरअमन रहने का मशवरा। भारत पहलगाम हमले के बाद इल्जामात पर कोई सबूत पेश न कर सका। अलबत्ता पाक फौज ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। DGISPR का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेहलम बस स्टैंड से भारतीय दहशतगर्द की गिरफ्तारी का इंकशाफ। भारतीय फौज मेजर, सूबेदार और हवलदार समेत 4 हैंडलर्स की भी शनाख्त। PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग फुल फॉर्म में। फहीम अशरफ के बाद खुर्रम शहजाद ने तबाही मचा दी। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग लाइन तहस नहस। क्वेटा ने 10 विकेटों से मैच अपने नाम किया। पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग का इंकशाफ। हैकर्स के सीनियर सहाफी का अकाउंट हैक करके मुतादिद कॉन्टैक्ट से 3 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश। क्या व्हाट्सएप इंतजामिया मामले से आगाह है और लोग अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स कैसे महफूज बनाए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और बांग्लादेश एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। कराची के आनिया फारूक ने पहली और लाहौर की बारखा एजाज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। फख्र पाकिस्तान आज हैं दुनिया बोले में मेहमान। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया सैन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा, और नहीं हुआ तो हम आगे उसको बेहतर बनाने के लिए आज सबसे पहला ही मामला है पहलगाम हमला, और उसके बाद यकसर बदलती सूरत हाल, भारत के बेबुनियाद इल्जामात और उसके खिलाफ अब पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से 2 टोक बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस राब्ते में जनूबी एशिया और खित्ते की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश को पाकिस्तान को सख्ती से मुस्तरद किया। इसके साथ ही वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी खबरदार कर दिया है। वो कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अगर भारत की जानिब से कोई भी दरअंदाजी या मुहिम की गई तो ऐसी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा, और पाकिस्तान हर किस्म के रिस्पॉन्स के लिए तैयार है। और इससे पहले DGISPR ने गुज़िश्ता रोज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान में भारत की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद को जेहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 मोबाइल फोन और 2.5 किलो का बॉम्ब भी बरामद हुआ। दहशतगर्द की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय आर्मी के जो हैंडलर्स हैं वो भी मंजर आम पर आए हैं। DGISPR ने स्क्रीन पर 4 भारतीय दहशतगर्दों की शनाख्त दिखाई और फिर ये बताया कि ये 4 किरदार इस नेटवर्क को चला रहे थे, जिनमें हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा भी शामिल थे, और इसकी शनाख्त जो है समीर के नाम से हुई। वो गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर में तैनात थे। DGISPR का जो ये अहम बयान था ये आपको सुनाते, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी की जो हरकत है, ये हरकत हिंदुस्तानी है और अब ये खुल के पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई दर्जेकार हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो द थिंग इज के हम तो ये पहले से ही समझते भी थे, जानते भी थे, पहचानते भी थे इन तमाम तर किरदारों को। ज़ाहिर सी बात है अब दुनिया भी देख रही है, दुनिया भी पहचान रही है। कितना ज़्यादा टाइमली और कितना ज़्यादा अहम था कल का ये बयान DGISPR का
क्योंकि भारत जो था वो पिछले 7-8 दिनों से अपनी अपनी हाँक रहा था। बहुत जरूरी था इस तरह का बयान आना विद सबूत। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for the invite and good morning to both of you and all the viewers. देखिए, भारत जो है जी पाकिस्तान के खिलाफ एक हिंदुत्व की एप्लीकेशन के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अब कुछ अरसा से कार्रवाई कर रहा था। वो जो लेजिटिमेट मूवमेंट है, सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर की और जो अनफिनिश एजेंडा है पाकिस्तान का, उस मूवमेंट को, उसके प्रेशर्स को या उसके असरात को जाहिर करने के लिए दे हैव बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग नाउ कि उसको ये लिंक करना चाह रहे हैं टेररिज्म के साथ। बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले अगर आपको याद होगा तो शर्म उल शेख में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के प्रॉब्ली 2011 और 12 में जब प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर। शर्म उल शेख में जो हमारा डिक्लेरेशन हुआ, बातचीत हुई, उसमें यही कुछ इस तरह की बातचीत हुई कि मनमोहन सिंह ने एक्सेप्ट किया बहुत सारी चीज़ें हुई जो बलूचिस्तान के अंदर चीज़ें हो रही थी कश्मीर के साथ लिंक करके, तो काफ़ी एग्रीमेंट है जिससे उनसे काफ़ी खफगी का इजहार किया गया। फिर आपने डोवल को सुना कई दफ़ा, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है, स्पीचेस में सुना, लाइव स्पीचेस में, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने बलूचिस्तान को टारगेट करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भारत का एक और चेहरा है जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म में आपके सामने है, जैसे गुरबख्श सिंह का हायर फॉर मर्डर का केस हो अमेरिका के अंदर, जिनकी अदालतों ने अमित शाह, राव और इनके जो यादेव, निकल, ये वो कैरेक्टर्स के मैं नाम ले रहा हूँ जिनको पूरी दुनिया जानती है, जो इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल टेररिज्म। कनाडा के बीच में जो मेजर सिंह का मर्डर है वो आपके सामने है, उसमें ट्रूडो ने और कैनेडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्टांस लिया, 5 आइज में इनकी रिपोर्ट है। फिर हम देखते हैं कि कतर के बीच पे दोहा में इनके नेवल ऑफिसर, सर्विंग नेवल ऑफिसर्स, वो अभी डिप्लोमेसी और जो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया का दोस्ती का, वो अब मोरालिटी या उस चीज़ पे तो रहा नहीं, बट एनीवे उसको कुछ को ले है, बट अभी भी कुछ लोग अभी इनके उधर है। तो कहने का मकसद ये एक सेट पैटर्न है जो लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बन गया है भारत का टेररिज्म। तो ये कश्मीर की लेजिटिमेट मूवमेंट को टेररिज्म से रिलेट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन में तो किसी को कोई शक नहीं है। ये जो कल आपने मंकीज के नाम सुने हैं, उसके बाद कुलभूषण आपके पास बैठा हुआ है याद है बलोचिस्तान के अंदर, तो किसी को कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज एक्चुअली विक्टिम ऑफ देयर टेररिज्म। और उस टेररिज्म को छुपाने के लिए अब उन्होंने ये जो घड़ा है नया ड्रामा, एक नई सीरीज, नई आइंदा आने वाली फिल्में 10-12 बन जाएंगी, चले किसी की रोजी तो लग जाएगी इसी थीम के ऊपर जो पहलगाम में किया गया। और अनफॉर्चुनेटली इसकी कुछ एपिसोड तो इस सीजन की उन्होंने लिख दी, वो शायद ही का जो अब साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि आज 7वां-8वां दिन है, कोई एक सबूत नहीं पेश कर सकता। जाहिद साहब, अच्छा मुझे ये भी जानना है कि पाकिस्तान हमेशा से एविडेंस के साथ बात करता है। जब भी कोई कार्रवाई होती है उसके बाद एविडेंस दिया जाता है, उसको आला सतह तक पहुंचाया जाता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी भारत की जानिब से हमें ठोस सबूत कभी भी नज़र नहीं आए। एक तो इसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान को मज़ीद कुछ इसलिए करना चाहिए सो दैट वी कैन इस्टेब्लिश कि भाई वहाँ से एविडेंस नहीं आते, सिर्फ इल्ज़ामात आते हैं, फॉल्स फ्लैग आता है, whereas पाकिस्तान ऑलवेज टॉक्स व्हेन दे हैव एविडेंस इन देयर हैंड। दूसरी चीज़ ये अतातार साहब ने कहा है कि आने वाले कुछ घंटे बहुत ही अहम हैं, तो क्या वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि कोई मजमूम कार्रवाई का प्लानिंग चल रही है? देखिए, देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अभी, अनफॉर्चुनेटली आजकल जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है ना जी, ये अब हमें समझने की जरूरत है कि एक छोटे से इवेंट के साथ शेप अप हो रही है। वी हैव अ डिफरेंट व्हाइट हाउस, डिफरेंट वाशिंगटन। मैं वाशिंगटन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वो इम्पैक्ट करता है जी दुनिया की पॉलिसीज को। उसकी टेसिट अप्रूवल टू इजराइल या टेसिट अप्रूवल टू इंडिया या एक्सेप्टेंस, इट मैटर्स। पूरी वॉर जो छिड़ी हुई है, अच्छा वहां से नई सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पर एक एक्ट ऑफ टेररिज्म, और खासतौर पे ये इस तरह का एक्ट एक ऐसा मुल्क जो क्राफ्ट करता है सिचुएशन को, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो उड़ी का अटैक हो, चाहे अपनी पार्लियामेंट, और बाद में ये उसने देखे ना वल्नरेबल होते रहते हैं। अभी जनरल केपी सिंह का बयान आपने सुन लिया, बहुत से पॉलिटिशियंस अभी भारत के अंदर से बोल रहे हैं, जो सेन मीडिया है वो खामोश है,
मेरी किसी से बात हो रही थी, उनके एक दोस्त है, वो साफी है भारत के बीच में, तो उन्होंने अपने साथी दोस्त से कहा कि जी आप तो बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप क्यों नहीं आते टीवी पे या बातचीत करते? तो उन्होंने कहा जी मैंने अपना घर जलवाना है। तो ये डीप स्टेट की एप्लीकेशन मिली हुई है, इंटिमिडेशन, पर्जन, वहां पे इस वक्त सबसे बड़े विक्टिम जो है वो भारत की अपनी आवाम है। वो कैसे? वो इस तरह है कि उन्होंने एक बार हिस्टेरिया में सबको डाल दिया और सबको एक नफरत, हेट, एक कमिटी ऑफ नेशन के हेट से जाने वाला मुल्क अभी भी है और आगे बढ़ता जाएगा। एवेल्युएशन रिपोर्ट देख ले 2024 की जो यूनाइटेड नेशन से आई है, जिसमें कहा है कि 86% जो हेट है वो बढ़ी है भारत में 2024 में, एंड मोस्टली इट इज डायरेक्टेड 76% इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द मुस्लिम। अब ये मुस्लिम कौन है? ये हिंदुस्तानी मुसलमान भी है कश्मीर के अलावा, कश्मीरी तो चले पाकिस्तान या कश्मीरी मुसलमान है, लेकिन जो दिल्ली में रह रहा है उस मुसलमान से नफरत है, जो यूपी में रह रहा है, लॉज देखे क्या आ रहा है, वक्त लॉ आ रहा है ताकि मुसलमानों की अमलाक पे, इनकी चीजों पे कब्जा किया जाए। बिल्कुल मेरे साहब, बिल्कुल जनरल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यस यस एब्सोल्युटली। अच्छा, कश्मीरियों के ऊपर ये कब्जा करें, इनकी जमीनों के ऊपर, कश्मीर का स्टेटस चेंज करने के लिए, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, वो इनके अपने पल्ले इनके पड़ गया है। मैं इस पर भी बात करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा अता तारण ने जो गुफ्तगू की है, लेट्स हियर इट आउट कि अता तारण ने क्या कहा है, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। जनरल जाहिद साहब, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ठोस मामलात पे बात करता है, भारत ने हमेशा से हवा में उड़ाई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी आवाज़ें भारत के अंदर से उठ रही हैं, खुद उनके सियासी हलकों से, खुद उनके अस्करी हलकों से। आपने भी एक रेफरेंस दिया और वो था भारतीय जनरल MV कुमार का, और उन्होंने बड़ा ही साफ और वाशगाफ अल्फाज पे कह दिया है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये हमारे अंदर से ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है, जिसपे उनको भी फिर फेंटा लगाया गया। इससे पहले आसाम के एक वजीर आला, उन्होंने भी ये चीज़ कही, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो दिखाता है भारत के हम अखंड हैं और हम बड़े मजबूत हैं, पैनिक कर रहा है अंदर से बुरी तरीके से। इट इज क्राफ्टेड जी। मैंने अभी आपके पिछले जवाब में एक चीज कही थी, डीप स्टेट की एप्लीकेशन है, इट इज क्राफ्टेड। देखिए पाकिस्तान का चैलेंज, इसकी मिलिट्री को लड़ना, इनकी इस इंटिमिडेशन पर्सन की पॉलिसी को चाहता क्या है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान जो है ना वो अपनी पॉलिसी कैप्चुलेशन करे, पॉलिसी से हट जाए, कश्मीर को भूल जाए, न्यूक्लियर को छोड़ दे। अब एक वो पानी वाला रह गया था, वो भी उसने ऐड कर। कब से उसकी ये ख्वाहिश थी कि सिंतास मुआहदे को खत्म किया जाए, दे वांटेड टू वॉक आउट ऑफ इट। उसने एक कासस बनाए, यानी कि रीजन फॉर दी वॉर बनाया इस इंसिडेंट को। और हम जब इधर मिलिट्री में पाकिस्तान में जब वॉर गेम्स करते हैं, हम अपने एनिमी को, एक ही तो एनिमी है जिसके बारे में हमने जिंदगी गुजार दी है सारी, और हमारे फौजें ऐसी एक ही एनिमी के लिए, क्योंकि अनफिनिश्ड एजेंडा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अभी कंप्लीट नहीं है, कश्मीर के बगैर वी आर नॉट कंप्लीट। या वो भूल जाए। अच्छा, मैं तो इसको अल्लाह सुब्हाना ताला की अपॉर्चुनिटी कहता हूँ कि पाकिस्तान को मिल गई है टू रीसेट द कोर्स, टू रीसेट द डिस्कोर्स एंड टू रीसेट द चेस। हम अपनी जो चीजें जो 370 पे हमें एक्शन कर लेने चाहिए थे, शायद वो हम ना कर पाए, 35A पे हमने कुछ नहीं कर पाए, तो अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है टू एड्रेस। अगर वो वॉकआउट कर रहे हैं तो हम भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे वॉकआउट करने की सलाहियत रखते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, एक जुनूनी लीडरशिप है जी। मुझे भारत की आवाम का सबसे ज्यादा दुख और उनके साथ अफसोस, और इस अफसोस की घड़ी में मैं ये फीलिंग उनके साथ है, वाई बिकॉज उनके ऊपर एक जुनूनी और खूनी जो है वो लीडरशिप जो है वो मुसल्लत कर दी गई है। तो उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में आप जरा देखिए कि वो कितनी बदनसीबी है कि पूरे हिंदुस्तान को, अब हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सेम वॉइसेस भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये कुलदीप नैयर किस्म के साथियों का एक होता था, और आप मीडिया उनका देख लें, पाकिस्तानी मीडिया की बैलेंस रिपोर्टिंग देख लें, पाकिस्तानी का मैयड रिस्पॉन्स देख लें, पाकिस्तानी लीडरशिप की बातचीत देख लें, पाकिस्तान के एनालिस्ट की बातचीत देख लें कि उसका कितना फर्क है। ये एक मैच्योर न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक पीस लविंग कंट्री की रिस्पॉन्स है फ्रॉम ऑल सेगमेंट। आप लोगों को इसलिए तो बैन कर दिया गया क्योंकि आप सच के ऊपर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको आईना दिखा रहे थे, दुनिया को आईना दिखाते, क्योंकि भारत अब न सिर्फ पाकिस्तान का दुश्मन है, ये रीजनल इंटरनेशनल स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये रूल बेस्ड सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस तरह इजराइल की एप्लीकेशन लिक्विड पार्टी के थ्रू मिडिल ईस्ट हो रही है, वो दुनिया के हर चीज को सहमैस कर रहे हैं, इसी तरह बीजेपी की एप्लीकेशन पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और रूल बेस्ड सोसाइटी और रीजनल इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझने की जरूरत है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान बैलेंस है जी।
Pakistan has the capacity, Pakistan has the capability, and Pakistan most importantly has the will. और क्विड प्रो को जाएगा, रिस्पांस जाएगा, क्विड प्रो को प्लस जाएगा as far as the military domain is concerned. However, पीस को हम चांस देना चाहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहता ना, इसलिए तो तहकीकात नहीं करवाना चाहता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको ऑफर किया पीएमए के प्लेटफॉर्म से कि हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, बट द पर्पस ऑफ दिस पहलगाम इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पर्पस है कि कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया जाए और अपने पॉलिटिक्स को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को, वो इनके शायर है अंदौरी साहब, तो अंदौरी कहा करते थे कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा देखो कोई चुनाव है क्या। तो ये अपने चुनाव के लिए, अपने मुल्क के लिए ये इस तरह की चीज कर देते हैं। बट एनीवेज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है भारत की आवाम। एक तो जो रीजंस आपने बताए वो भी, और दूसरा रीजन अब मुझे ये लगता है कि व्हेन यू बैन लॉट ऑफ चैनल्स ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री और यू टेक एनी सच एक्शन, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लोगों को महरूम कर रहे हैं फ्रॉम अदर साइड ऑफ द स्टोरी। आप उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कदगन लगा रहे हैं, दे राइट टू हैव इन्फॉर्मेशन के ऊपर कदगन लगा रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो मोदी सरकार है उसको फेस सेविंग भी करनी है, बिकॉज अब तो उनके कई मजहबी रहनुमा हैं जो कि कश्मीर में मौजूद इतने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उसके बावजूद इस वाक़े के हो जाने के ऊपर उनको ब्लेम कर रहे हैं कि हाउ डिड दिस हैपन विद ऑल द सिक्योरिटी दैट यू हैव इन पहलगाम और इन कश्मीर। ये देखिए ना, दो चीजें, या तो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेट्स से कि ये हुआ है, जेन्युइन हुआ है, तो फिर बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, तो फिर तो आपको सैक करे बहुत से लोगों को जो हुआ रिस्पॉन्सिबल। बट ये इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं है कि ये क्राफ्टेड है, आपने खुद अपने बंदे डाले हैं जी। अभी रोजाना एक मैं स्टोरी सुन रहा होता हूँ जी, कल हमने एक स्टोरी सुनी है कि जी 4 टेररिस्ट थे, 2 पाकिस्तान से गए हैं, 2 वहाँ के लोकल कश्मीरी हैं, और वो 350 किलोमीटर वॉक करके गए हैं, वहाँ फ्रेशन अप हुए हैं, फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जैसे वहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती जी, 700,000 प्लस मिलिट्री लगी हुई है, आफ्टर एवरी 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चेक पोस्ट लगी हुई है, पहाड़ी दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहाँ पे मॉडर्न गैजेटरी से आजकल सर्वेलेंस होती है जी। अभी आपने देखे ना मॉडर्न गैजेटरीज का इस्तेमाल करते हुए जो वेस्टर्न से इनके जो पार्टनर्स आए थे, तहरीके तालिबान जो इनके क्लाइंट्स है बेसिकली, वो इन्हीं की एप्लीकेशन, वो जो 54 भारतीय, आपने 71 के करीब भारतीय टेररिस्ट मारे हैं वाया अफगानिस्तान जो पाकिस्तान में आ रहे थे, चाहे वो टीटीपी के या जिसके भी है, वो बेसिकली अभी मास्टर्स पे भारतीय हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोला है जो बलोचिस्तान में एप्लीकेशन हुई, तो अभी इनको इन्हीं का सोल्जर समझिए, ऑलरेडी इन्होंने एप्लीकेशन की हुई है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कई दफा डिबेट शुरू हो जाती है हम इंटरनली चीजों को, तो अभी ये वो लोग भी जो पाकिस्तान के अंदर क्रिटिक है ऑपरेशंस का, या जो क्रिटिक है हैवी हैंडेड पॉलिसी अगेंस्ट द टेररिस्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट अगेंस्ट दी जो बलोचिस्तान की जेन्युइन मूवमेंट्स है। फिर आपकी सोशल मूवमेंट्स को भी डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में इनकी लीडरशिप लिंकअप कर रही है। कल का भी ये जो आपने आपकी इंसिडेंट सुबह कोट किया है सखविंदर का, और ये देखिए ना, नेकेड अटैक है पाकिस्तान के ऊपर कि आप इधर धमाका कर दो, एज इफ पाकिस्तान इज नॉट इज अ बनाना स्टेट, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। पाकिस्तान है आप लोगों को वहां तक सबक सिखाएगी जिसका आपने सोचा भी नहीं है। हमारी जो पीस लविंग एटीट्यूड है, इसका नाजायज फायदा अफगानिस्तान ने भी उठाया है और ये भारत ने भी हमेशा उठाया है। ऑफ कोर्स वी विल प्रोफेस पीस, आगे भी जाके ये जो हमारे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ये वेपन्स ऑफ पीस है बेसिकली। पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी है, ये डिसऑर्डर भी लाना चाहती है, ये ऑर्डर लाना चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको हमारी कमजोरी समझा जाए। और हम कई मरतबा अपने सियासी अस्करी प्लेटफॉर्म से इसका जिक्र भी कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। देख रहे हैं कि भारत का जुनून बढ़ता ही चला जा रहा है। वी वर जस्ट वॉचिंग वन वीडियो, वहाँ जब मीडिया की बात की और वहाँ पे लाल चौक से कोई भारतीय सहाफ़ी थे और वो पकड़ के वहाँ कश्मीरियों से पूछना चाह रहे थे, बताइए पाकिस्तान है ना इसके पीछे, है ना पाकिस्तान इसके पीछे, और वो जो करारे जवाब उनको मिले हैं वहाँ से, और फिर बेचारा वो आखिर में ना रोते हुए कह रहा था कि कोई नाम ही नहीं ले रहा पाकिस्तान का। मैं चाहूंगा हम इस वीडियो को प्ले जरूर करें, लेकिन इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पे भारत की सुबकी हो रही है, अब उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, दो मामलात हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत की सुबकी हो रही है उस पर तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या हुआ और जो पाकिस्तानी सफारती एहलकार थे, दे वर कमिंग बैक मेरे ख्याल से बॉर्डर पे,
और वहाँ पे भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में उनसे वहाँ पे बदतमीजी हो रही थी। दिस मीन्स जी अटारी बॉर्डर पे ये काम हो रहा था। सो दिस मीन्स के भारत अपने सारे सेंसेस खो चुका है और वो ऐसा होने देना चाह रहा है ताकि वो अपनी जो भी डोमेस्टिक मामलात हैं, जो भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको अचीव कर सके। मैं पर्टिकुलरली एज अ सफारती ऑफिसर मैं चाहूँगा आप उस पर ज़रूर टेक दें कि कोई मुल्क अगर दूसरे मुल्क के सफारती एहलकारों के साथ ऐसा करता है तो उसकी जहनी कैफियत और हालत क्या बताती है? ये देखें, एक हाइप क्रिएट किया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट ने, और आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ से अपनी ताकत ड्रा करती है। वही माइंडसेट जो है आरएसएस का, वही जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं, वही उसको ताकत दवाम बख्शते हैं अपनी हुकूमत को। तो हुकूमत के तमाम एहलकार भी उसी रंग में रच बस जाते हैं। तो ये उसका शाखसाना है, लेकिन ये इंटरनेशनल आदाब और कानून की खिलाफ वर्जी है जो वियना कन्वेंशन 1962 का है, जिसमें सफारतकारों के एक ख़ास तरीका दिया हुआ है कि उनकी हिफाजत और उनकी इम्यूनिटी वो सारी बरकरार रहती है। तो वो उन्होंने मलूज़ खातर नहीं रखा। लेकिन चले इसमें, क्योंकि दुनिया में तो उनका इमेज ख़राब होगा, यानी इंडिया का इमेज ख़राब होगा। भारत जानता है कि इस किस्म के मामलात इंटरनेशनल सफारती आदाब और कानून के खिलाफ हैं। तो वो एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। हालांकि इंडियन सेकुलर लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव, हम कब कहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस ना करे? हम तो कहते हैं इंडिया, आम आदमी इंडिया का प्रोग्रेस करे, फले फूले, हमें कोई उसमें तो और खित्ते के लिए अच्छा है। हम भी साथ साथ प्रॉस्पेरस हों, हमारे लोग भी भूख अफलास से बाहर निकलें, आपके लोग भी फुटपाथ पे सोने से और जो है वो अफलास और भूख से बाहर निकलें। तो वो, लेकिन वो सूरत में मुमकिन है कि आप अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात, आप वो हाइप क्रिएट, यानी कि भारत वो हाइप तो क्रिएट ना करे ना। उस हाइप का शाखसाना है जो आपने देखा कि हमारे डिप्लोमेट्स के साथ, हमारे मिशन जो वापस आ रहे थे उनके साथ जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया, तो ये डेली का उनका मामूल है। आप देखें कि पूरे इंडिया में क्या हो रहा है। आपने दूसरे सवाल के आगाज में आपने पूछा कि इंडिया को हजीमत उठानी पड़ी। जी हाँ, इंडिया को बिल्कुल ऐसा ही है और उनको नाकामी हुई है। मोदी ने तकरीबन 13-14 हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट से टेलीफोन पर राब्ता किया है और जाहिर है वो राब्ते में है, बिल्कुल पाकिस्तान भी राब्ते में है, पाकिस्तान से अमेरिका राब्ते में है, उनका स्टेट डिपार्टमेंट राब्ते में है। और ऐसे मौक़ों पर जाहिर है दो न्यूक्लियर नेबर्स हैं, तो उन पे अगर ज़्यादा हरारत बढ़ेगी तो पूरी दुनिया तो फिक्रमंद होगी। लेकिन वो कामयाबी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिस अंदाज में पहलगाम का केस पेश किया इंडिया ने, और हम इस पर बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं कि 10 मिनट 5 मिनट के अंदर FIR और कोई अभी तक सबूत नहीं है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मुल्क के और फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा है कि आप कोई भी पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर लें, और उसकी कदरदानी की है चाइना ने भी, बाकी मुल्कों ने भी, कर लें आप। लेकिन इंडिया उससे इसलिए इज्तनाब कर रहा है कि उनको पता है कि उनके दिल में जो है वो खोट है, और क्योंकि दिल में खोट है लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है, वो नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर चीजें सामने आ जाएंगी, आयां हो जाएंगी लोगों के। तो ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया को अंदाजा होता जा रहा है। तो ये बात क्या लगता है कि ओवरऑल जितने भी एलाइज हैं, चाहे भारत के एलाइज हो, पाकिस्तान के एलाइज हो, वो यही मैसेज कर रहे हैं कि तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए, सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश की जाए, पीस की जानिब जाया जाए, डायलॉग किया जाए, जो भी वाक़या पहलगाम में हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पाकिस्तान ताउन करे, जो पाकिस्तान ऑलरेडी कह रहा है कि भाई हम तो ताउन के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ से एक तो स्पेस नहीं दी जा रही, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकंड दरअंदाजी भी की जा रही है। सो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ मैसेज जो भारत इस वक्त ना सिर्फ अपने एलाइज को बल्कि दुनिया को सेंड करना चाह रहा है इस तरह की हरकतें करके? वो एक टेम्परेचर जो पैदा कर दिया गया है। देखिए, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कल क्या कहा है, जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो हमने तो पनिश करना है फैसिलिटेटर्स को, प्लानर्स को, अटैकर्स को, यानी हमारी तरफ इशारा दे रहे हैं जिस तरह के हमेशा करते आई हैं। और फिर मोदी ने कल मीटिंग की है अपनी सरबराही सिक्योरिटी कमेटी की, और उस मीटिंग में तमाम सरबराहान चीफ भी आए हुए थे, और उसने कहा है कि बस बिल्कुल अभी आप को मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल पहलगाम के मामले में आप अपना मिलिट्री ऑपरेशन करें। तो मोदी ने तो कल बिल्कुल उनको कह दिया है, तमाम जितने भी चीफ थे उनको मीटिंग के अंदर कह दिया है। तो दुनिया तो इन चीज़ों को देख रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे
जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने, इतलात ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अगले 36 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेस पे किया है ना। तो ये मुल्क, ये हमारे जो अहले वतन हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम ये इंडिया के जितने भी एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गई है, और वो इस वक्त उनके जितने भी लोग हैं इंडिया में रहने वाले, उनको पता होना चाहिए कि उनकी हुकूमत ये जो आग से खेलने की कोशिश कर रही है, ये दो न्यूक्लियर ममालिक के लिए मुनासिब इसलिए नहीं है कि दोनों का इतना नुकसान होगा कि आइंदा दहाइयों तक उसको कवर नहीं कर सकेंगे। और इंडिया क्लेम करता है कि हम डबल डिजिट में प्रोग्रेस करने चाहते हैं। हमें क्या एतराज हो सकता है, बिल्कुल करें, लेकिन वो कैसे कर सकते हैं? अगर ये हरकत करेंगे तो वो उनके लोग मजीद भूख अफलास में गर्क हो जाएंगे, और वो डबल डिजिट क्या सिंगल डिजिट को भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। That is why उन्होंने जो पाकिस्तान के चैनल्स को बैन करके, इट्स द अदर साइड ऑफ पिक्चर दे डोंट वांट टू शो वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो लोग इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्योंकि आप एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, ताकि उनके दिमाग को बंद करके वो पहुंचाया जाए कि जी जंग क्यों ज़रूरी है, हमारी तरफ से कार्रवाई क्यों ज़रूरी है, हम क्यों प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, हम क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान के जब चैनल्स देखते हैं तो वो चीज़ें खत्म हो जाती है। व्हेन पाकिस्तान सेज पीस इज इंपॉर्टेंट, व्हेन पाकिस्तान सेज कि भाई दोनों मुल्कों की इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, सो प्रॉबेबली दैट इज द रीजन कि वो सारी कदगने लगा रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, उनका राइट इन्फॉर्मेशन बंद भी कर रहे हैं, बिकॉज वो जो प्रेशर डेवलप करना चाह रहे हैं वो फिर खत्म हो जाता है। देखिए, जब अगर झूठ के बुनियाद पर और ख़ास तौर पर एक फनाटिक तरीके से अगर पूरी कौम को हाइपर उसमें ले आया जाए, उनके जज्बात को, ख़ास तौर पे जो उनके वोटर सपोर्टर हैं बीजेपी के और आरएसएस के, तो उनकी अगर जज्बात को भड़का के, ज़ाहिर है उनके वोटर सपोर्टर तो हैं, तो उनकी एक कसीर आबादी दूसरी भी तो है ना, जो मॉडरेट लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो अमन शांति चाहते हैं इंडिया में। और पाकिस्तान ने तो कह दिया है कि हम नहीं करेंगे ना, हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने कोई अपना एडवेंचर किया तो फिर वो हमने बता दिया है पाकिस्तान की तमाम क़यादत ने, वो तो मजबूरी हो जाएगी, वो दुनिया यही तो समझ रही है। इसीलिए तो दुनिया डरे डरे सहमे सहमे से कि ये दोनों न्यूक्लियर ममालिक अगर ये फ्लैश पॉइंट पर पहुंच गए, क्योंकि इसको देखें, इसमें न्यूयॉर्क टाइम ने क्या लिखा है इसको देखें, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन बहुत एक उसकी अहमियत है, उसने क्या लिखा है, गार्जियन ने क्या लिखा है, ये दोनों नेशन जो है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, ये यही लिख रहे हैं, दोनों न्यूक्लियर नेशन है, ये हाइप क्रिएट हो गई है, ये सारे बातें लिख रहे हैं। और उसकी वजह से चाइना भी फिक्रमंद है और दोनों को कह रहा है कि एक्सरसाइज करें, रिस्ट्रेन करें, क्योंकि चाइना को पता है कि खित्ते की जो प्रोग्रेस हो रही है और जो आइंदा आने वालों दिनों में दुनिया ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल साउथ के तरफ मूव हो रही है, आने वाली दिहाई और आने वाली सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, तो चाइना भी चाहता है कि सारे लोग मिल बांट के प्रोग्रेस करें, एशिया पूरा प्रोग्रेस करे, जिसकी वजह से वो चाहता है डी-एस्केलेट हो। हालांकि चाइना के साथ तो उनकी अपनी मखासमत है, लेकिन खित्ते के लिए नुकसानदेह। हम तो कहते हैं कि जी आप बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू कर दें, खामोशी से ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन और बल्कि मैं कहता हूं अपने फॉरेन ऑफिस को, अपने कोलीग्स को वैसे भी मैं बताऊंगा कि ठीक है, इसको कमजोरी ना समझें, अमेरिका को तो बता दें, दुनिया को बता दें कि हम तो बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं या हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, आप उनसे बात करें। तो अगर वो नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब वो लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमारे सिपाही सालार ने बता दिया है कि हमारी क्या तैयारी है। इसमें एक और चीज़ भी है कि इंडिया इस बार जो केस बनाने के बाद देख रहा था कैपिटल हिल की तरफ, वो कोई सूदमंद साबित नहीं हुआ। चले ट्रंप का वो बयान, ट्रंप तो बेचारे, उनको क्या ही कहें कि वो बयान जो उन्होंने कहा कि जी 150 साल से पाकिस्तान और इंडिया लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आज़ादी हुए 75 साल हो गए, दिस गाय इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट स्टिल उनके महकमा खारजा की जानिब से जो बयान सामने आए हैं, वो वाशिगाफ इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि भाई आप अपने मसाइल खुद हल कर लें, और दे आर नॉट बाइंग, सी यूएसए इज नॉट बाइंग इंडियाज ड्रामा, China is not buying, nobody is buying India's drama, so भारत को वहां से भी सख्ती हुई है। They don't want, every country has their own challenge as well right now, और कोई भी किसी दूसरे मुल्क के किसी भी इस तरह के एडवेंचर को इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहा। तो सिंपल सी बात है कि भारत का बयानिया पिट गया।
जी, दुरुस्त है ये, लेकिन उसके साथ-साथ आप देखें कि भारत ने एक बहुत चालाकी के साथ अमेरिका, क्योंकि उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इस खित्ते में और ख़ास तौर पर इंडिया से, चाइना कंटेनमेंट के हवाले से, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट ऐसा तैयार किया सिक्योरिटी काउंसिल के लिए कि जिसमें पाकिस्तान पर हर्ज़ा-सराई की गई थी, लेकिन उन तमाम अल्फ़ाज़ और जुमलों को जो इंडिया ने उसमें लिखवाने की कोशिश की थी और लॉबिंग की थी, वो ख़त्म हो गए। उसमें वही बातें की हैं सिक्योरिटी काउंसिल की उस स्टेटमेंट में जो पास हुआ है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मज़मरात और जो उसकी एलामिया के पॉइंट्स थे कि बिल्कुल इसकी हम कंडेम करते हैं, किसी भी टेररिस्ट एक्ट की हम इसके, एंड वी कंडेम इट इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन। दिस व्हाट वी सेड एंड दिस व्हाट द सिक्योरिटी काउंसिल हैज सेड इट इन दैट केस, एंड सिक्योरिटी काउंसिल हैज also said that it should not be escalated. ये जो इस वक्त जंगी माहौल जो है, तो इंडिया दरअसल इस वक्त अपने उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका के रिलेशंस को, जो कि चाइना कंटेनमेंट के हवाले से है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका बेवकूफ़ तो नहीं है ना, वो समझ गया, स्टेट डिपार्टमेंट में मजे हुए लोग हैं, वो समझ गए इस बात को, और इसीलिए आपने देखा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट यानी कि करारदाद जिसको चाहते थे वो पास होना, वो नहीं हो सकी। और इसी तरीके से जो बयानात आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं स्पोक्स पर्सन की तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट के। कल भी यही बयान आया है रात को कि हम तो दोनों साइड पर वी आर जस्ट अप्रोचिंग बोथ, और आज मेरा ख्याल है कि बात हो जाएगी उनके वजीर खारजा की, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहती हैं, माइकल रॉबियो की, हमारे वजीर खारजा से, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से और उनके वजीर खारजा से। और उसमें जाहिर है अमेरिका इस वक्त इस खित्ते में वो क्योंकि ऑलरेडी गजा में इन्वॉल्व है और उसकी यूक्रेन में बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, वो ईरान पे चढ़ाई करने की सोच रहा है। तो अगर ये मामलात अगर इस तरफ चल पड़े तो फिर उनके जो अहदाफ है उसमें भी ऑल राइट, और इसी वजह से फिर भारत की सुख की बजाय। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। तो बात ये है कि भारत का जो ड्रामा है कहीं भी बिक नहीं रहा है। भारत के ड्रामे वैसे ही बहुत ही चौपट किस्म के होते हैं, मैं उनके वाले धूम तनाना वाले ड्रामास की बात कर रहा हूँ। बाय द वे बहुत ज़बरदस्त मीम्स हमें वो भी चलानी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जंग लग गई, खुदा ना खासा जंग लग गई, तो फिर 1.5 मिनट तक तो सिर्फ वो धूम तनाना नहीं होता रहेगा उनकी तरफ से। लेकिन हमारी तरफ से क्या होगा, लेट मी शो योर टीजर कि अगर कोई मिस एडवेंचर करने की एक मरतबा फिर भारत कोशिश करता है तो हमारे फिजाई में जो मुहाफिज हैं वो कितने तैयार हैं। लेट्स हैव अ लुक और उसके साथ ब्रेक पे चले जाते हैं। बोले में कहेंगे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद और एक दफ़ा फिर से आप कहते हैं आपको गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हर शख्स के लिए कि वो अपनी कोई एक्टिविटी रखे, मूव अराउंड करता रहे। हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं और इवेंचुअली मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें मोटिवेशन से शुरू होती हैं। बट अगर कोई इसको आगे तक ले जाना चाहे, इसको अपने करियर में बदलना चाहे या इसको ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने करियर के लिए भी एक बेहतर चीज़ बनाना चाहे, तो ये कितनी अच्छी बात होती है। ऑब्वियसली हुआ यही है। बांग्लादेश में होने वाली 38वीं MHA गोल्फ चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खवातीन ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। गोल्फ के आलमी इवेंट में खातून के सिंगल्स मुकाबले में कराची के आनिया फारूक ने पहली, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली खातून गोल्फर पारका एजाज ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तो आनिया हमारे साथ मौजूद है और थोड़ी देर में पारका भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आनिया, गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस, हाउ इज़ द फीलिंग? Walaikum assalam, thank you so much. I am truly grateful and humbled by the experience. अच्छा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। एंड आई थिंक जब आप ये देखते हैं कि विमेन जो है वो इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं और फिर जाकर वहाँ पर ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जीत रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी प्राइड मोमेंट है। तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी फीलिंग है। बट आई वॉन्ट टू नो हाउ डिड दिस स्टार्ट फॉर यू, और वहाँ जाकर आपने सब क्या एक्सपीरियंस किया, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा मिला और आप कैसा फील किया इस विन के बाद आपने? सब कुछ काफ़ी अच्छा था। बांग्लादेश का बेसिकली बांग्लादेश गोल्फ एसोसिएशन ने हमारे लिए काफ़ी अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट रखा हुआ था। एवरीथिंग वाज परफेक्ट देयर अपार्ट फ्रॉम द वेदर, इट वाज प्रीटी हॉट देयर एंड रियली ह्यूमिड। तो वो एक हमारे लिए चैलेंज था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सबने ओवरकम किया एंड वी परफॉर्म्ड वेल। और आनिया, कौन कौन से मुल्क के गोल्फर्स आए हुए थे वहाँ पे?
There were 7 countries: Nepal, Bhutan, Malaysia, South Korea, or Iran, Afghanistan, काफी countries. There was a huge representation. Who were the toughest? Sorry. मुश्किल तरीन कौन से थे गोल्फर्स, किस मुल्क के? I think Korea and Bangladesh की जो अपनी national team थी, they were quite good. तो हमें काफी tough competition मिला. You're right. कोरिया ने recently काफी develop किया है अपने आप को, खास तौर पे golfing के लिए, और उनकी women खासी interested नजर आती हैं. Well, how is it in Pakistan? यहाँ से पाकिस्तान के अंदर कितना स्कोप आपको नज़र आता है, और यहाँ से आपने जो खुद सीख कर और फिर गोल्फ के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में जब आपने पार्टिसिपेशन किया है, आपने हर बार क्या देखा है कि कितना यहाँ पर मज़ीद शौक पैदा हुआ है गोल्फ खेलने वाली ख़वातीन में? I feel over the past few years, golf is really growing in Pakistan now, and thanks to PGF and our associations, जो कि अब junior programs इतने रखती हैं, जिसमें youth में इतनी ज़्यादा awareness आ रही है about the sport. And I feel कि ये बहुत एक अच्छा step है, because जितनी ज़्यादा youth हमारी golf को opt करेगी, उतना ज़्यादा future में पाकिस्तान में भी बेहतर golfers बनेंगे. And फिर definitely world stage पे आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन golfers निकलेंगे. Okay, so the thing is कि you belong from Karachi और पारका बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर. कराची लाहौर की जो सर्दी गर्मी चलती रहती है, बट कितना ज़बरदस्त है कि आप दोनों ने एक पोजीशन आपने ली, एक पोजीशन पारका ने ली. सो अगेन द गोल्फ सर्किट इन विमेन इज़ डूइंग गुड इन पाकिस्तान. कौन सा अगला इवेंट है जिसकी आप तैयारी कर रही हैं? किस इवेंट पे नजरें हैं आपकी अब? फिलहाल तो मैं ये रावलपिंडी में 30th प्राइम मिनिस्टर ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप है, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, विच स्टार्ट्स फ्रॉम फ्राइडे इंशाल्लाह. तो उम्मीद है कि इसमें भी अच्छा परफॉर्म करूँ. फिलहाल इंटरनेशनल इवेंट्स कोई भी नहीं है फॉर द नेक्स्ट मे बी 1-2 months, बट उसके बाद इंशाल्लाह जुलाई में है 1-2, बट फॉर नाउ इट्स जस्ट दिस. ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी कामयाब आपके हिस्से में आएँ, और साथ साथ बारका के हिस्से में भी आएँ, और पाकिस्तान सारी ख़वातीन जो है गोल्फ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें. आपने खेला है गोल्फ? नहीं, नेवर डिड. आई वांट टू. आपने क्रिकेट खेले? अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ नो, ताकि मैं आगे जुमला ये बना सकूं कि ऐसा लग रहा था कि कल मुल्तान ने भी क्रिकेट नहीं खेली है. मुल्तान ने पता नहीं क्या खेला है. 89 ऑल आउट, और उसके बाद कोटा ग्लैडिएटर ने क्या करना था, उन्होंने 10 विकेटों से मैच जीत लिया. तब आप इस पे आपको मजीद क्या बताएं? खराब फील्डिंग, अजीब सी पिच. तो सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है. हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. मुल्तान मेरे ख्याल से इस बार ना मूड में है ना फॉर्म में है, बस वो क्यों है पता नहीं क्यों है. हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वो कोई सीरियस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं. और कल जिस तरह बैटिंग की, हालांकि बॉलिंग अच्छी हो रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बैटिंग में भी कुछ आपको अपने आप को उसमें मैकअप करना पड़ता है पिच के हिसाब से, बॉलिंग के हिसाब से. लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि मुल्तान की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग थी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी. जिस किस्म के वो शॉट्स खेल रहे थे, तो उसके बाद तो किसी बड़े स्कोर की कोई तवक्को नहीं थी, और वही हुआ कि इतने छोटे से स्कोर पे वो लोग आउट हो गए. तो ऐसा लगता है कि टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसे मुल्तान के हमेशा आते हैं. नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते हैं कि वो मतलब एक दफ़ा यासिर चल जाते हैं, एक दफ़ा कामरान गुलाम चल जाते हैं. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. और ऑल्दो रिजवान के लिए हमारी अपनी भी रिजर्वेशन है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक साइड से एक शख्स खड़ा हुआ है, तो मतलब क्या उसके दिमाग पे वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं असर कर रहे और बाकियों के कर रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा ये नहीं होते हैं कि प्लेयर्स के दरमियान हो. कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो आदमी खुद अपने आप से कर रहा होता है. यानी सिचुएशन के हिसाब से अगर अपने आप को आप ढालते नहीं हैं, तो वहाँ पे आप जो है डबल माइंडेड रहते हैं हमेशा. तो जो बैटिंग नज़र आ रही है उससे ऐसा लगता है कि जो एक संजीदगी होनी चाहिए वो नहीं है. अच्छा, फिर उसके साथ आप देखें कि उनकी जो मैनेजमेंट है उसका भी एक बिहेवियर अजीब सा है. पहले उन्होंने अपने आप को सुपेरियर कहा, फिर उसके बाद PSL पे उन्होंने कुछ क्लेम्स करना शुरू कर दिया है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है. अब टीम वहाँ पहुँच गई है कि उनको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि PSL की कोई हैसियत नहीं है.
फिर उसके बाद जब पहले मैच हारे तो उनके जो ऑनर उन्होंने ट्वीट कर दी कि लर्न कर रहे हैं अभी, मतलब तंज कर रहे थे रिजवान के ऊपर, जैसे रिजवान की आदत है हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं कि अभी हम लर्न कर रहे हैं। तो वो चीजें जो हैं कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा, फिर उनके नदीम खान जो डायरेक्टर हैं क्रिकेट के, उनके स्टेटमेंट्स अजीब से आते हैं जी कि वो जो हमारे ओवरसीज प्लेयर्स थे प्लैटिनम कैटेगरी में, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको आपकी जिम्मेदारी जो है वो आपको पूरी करनी चाहिए कि उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ मेरे ख्याल से हैदर भाई वो अभी तक उस्मान खान को ओवरसीज ही समझ रहे हैं मुझे तो ये लगता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जरा नदीम खान की तो आपने बात कर ली, लेकिन उनके जो भाई हैं मोइन खान, उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो थोड़ा लैंग्विश कर रहे थे, बट द वे सऊद शकील हैज़ लेड देम, उन्होंने अच्छी इनिंग्स कल खेली है। जो एक हौसला अफजा बात सऊद शकील की वो ये कि जिस बॉल पे, वो जो शॉर्ट पिच बॉल पे वो आउट हो रहे थे स्क्वायर लेग की तरफ, कल उन्होंने वहाँ पे छक्के मारे हैं। सो आई थिंक ही हैज़ डेवलप्ड सम मैकेनिज्म। तो एज अ कैप्टन और एज अ T20 ओपनर कैसे रेट करेंगे सऊद शकील को? बहुत उम्दा। देखिए, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बात होती है कि आप जो है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं अपनी नॉर्मल क्रिकेट में, और फिर आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर कहा जाता है, और फिर आप T20 में आके ओपनिंग भी करते हैं, फिर आपको पावर प्ले मैनेज करना आता है। तो मैं समझता हूँ कि सऊद शकील उन चंद हमारे खिलाड़ियों में से हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त खेल रहे हैं, जो बड़ी जल्दी गियर चेंज कर लेते हैं, जैसे बाबर आजम है, गियर चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह सऊद शकील भी जो है उनका गियर खराब है कुछ अरसे से, अभी तक तो ही इज नॉट बीन एबल टू लर्न। एग्जैक्टली बाबर आजम जो है वो नहीं अपने उसमें फॉर्म में, we've seen that from him. Yes, you're right. बिल्कुल। लेकिन सऊद शकील की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सऊद शकील बैटिंग में भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, और वो अपनी बैटिंग में रन्स करने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन बैट्समैन जब रन्स करने के लिए बेचैन हो तो हमेशा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। लेकिन जब वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करे, विकेट के ऊपर रुकने की कोशिश करे और घबराहट का शिकार हो, और फिर वही बात है ना सीधे साहब, क्या लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, मोटिवेशन आपकी रहनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एंड व्हेन यू हैव दैट यू अचीव अ लॉट। आई थिंक बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम इससे पहले बात कर रहे थे यही कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए कि हम अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखें, अपने आप को, और अपने जो भी हमारे करियर में हमारी चैलेंजेस हैं उन चलें। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड लेसन दैट हम किसी ना किसी तरीके से आज सीख ही रहे हैं फ्रॉम एब्सोल्युटली। और लर्निंग जो है वो तो जारी है रिजवान की। हमारे प्रोग्राम में ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक में हम बात करते हैं कि रिजवान मजीद कितनी लर्निंग जारी रखना चाह रहे हैं। टूर्नामेंट एंड ही होने वाला है, एक ब्रेक ले तो उसके बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। हाँ भाई, तो फिर कितनी लर्निंग है? एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ऑलराइट, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि गुज़िश्ता रात एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने। और इससे पहले आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने भी इस तरह का बयान दिया था। फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये कहना नहीं था कि हमला कर दिया जाएगा, लेकिन अता तारड़ ने कल जो बात की है कि 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम है और कोई भी बुनियाद बना के फ़ौजी कार्रवाई भारत कर सकता है। अब इस तमाम तर मामले में इस्लामाबाद में हवा क्या चल रही है, वहाँ पे क्या फ़िज़ा इस वक्त है, हम जान लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स हैपनिंग इन इस्लामाबाद सर, क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ बताएं हमें। देयर आर फ्लड ऑफ एक्टिविटीज। अभी देखिए, बुनियादी तौर पे तो एक सवाल पूछा जा रहा है कि जी अब व्हाट नेक्स्ट। अता तारड़ साहब के बयान के बाद कि जी 36 घंटे में, 48 घंटे में एनीथिंग कैन हैपन। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ पेशबंदी कर सकता था, सफारती महाज पे, अपनी इंफॉर्मेशन के महाज पे, और इंटरनली एक कोहेजन पैदा करने के लिए पोलिटिकल लोगों के साथ रब्ता करने में। तो मेरा ख्याल है एक मैसेज ऑफ वननेस तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर चला गया। बावजूद तमाम इख्तलाफात के, ये पाकिस्तान की कौम जब इस पे खुदा ना खास्ता को ऐसा वक्त आ जाए कि इकट्ठे होकर किसी बड़ी चीज़ का मुकाबला करना है, तो दे आर यूनाइटेड एंड वन।
तो अभी देखें जिस अंदाज से, मुझे तो सबसे अहम बात फैसल लग रही है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी बिहेव कर रही है, ये वो 2019 वाला पनामा वाला मामला नहीं है जो अपनी मर्जी से आपने सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर करवाई थी और पलवामा का नाम भी डलवाया था। अभी आप देख लें, इसमें कहीं भी पहलगाम का नाम नहीं जो सिक्योरिटी काउंसिल की नई करारदाद है, ठीक है। अभी आप देख लें जो बयान आया सेक्रेटरी जनरल का यूनाइटेड नेशन के, वो क्या कह रहे हैं। टिमी ब्रू जो फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, वो क्या कह रही हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि कशीदगी कम करें, कोई ब्लेम गेम में नहीं जा रहा, कोई हिंदुस्तान की साइड लेने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, वही एपिसेंटर जो है ना बता रहा था दहशतगर्दी का, अब पीपल आर भारत ने झूठ बोलने की ना तैयारी भी ऐसा लग रहा है कुछ बहुत अच्छे से नहीं की है। आई मीन एक तो ऑलरेडी उनका जो मौकिफ है वो यूएन में इट टुक देम 4 days टू पुट दैट अप, फर्स्ट थिंग, जो उनके लिए एक अच्छा नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि बार बार पाकिस्तान ने भी ये बोला कि जी आप किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं जी हम आपका साथ देंगे। They have not been able to pull up a single connection with Pakistan of whatever happened in Pahalgam। एक तो ये चीज़ हो गई। एक और चीज़ ये भी है कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं अंदर से इतनी आवाज़ें उनके अपने मुल्क से उठ रही हैं। सो आई थिंक ओवरऑल वो एक भले से जितने भी एलाई से बात कर रहे हो whatever they trying to pull, वो कामयाब इसलिए नहीं हो रही because they were not prepared themselves, and then I think some part of the world is already ready that the kind of liars they are। देखिए साजिया, इस वक्त जो फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरसमेंट मोदी सरकार को है या उनकी ये जो 4 का टोला है, जिसमें आप देखें राजनाथ हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, मोदी हैं और अजीत डोभाल हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के उनके एडवाइजर हैं। ये सारे जो एक माहौल बना रहे थे कि जी एक तो हम मिलिटरली अपना एज दिखाएंगे, सफारती तौर पे एज दिखाएंगे और इस दौरान अपने लोगों की ओपिनियन बिल्ड करके, वो बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो बार बार आ रहा है, जो राहत अंदोई का शेर है, देखो वो बॉर्डर पे क्या हो रहा है, चुनाव कहाँ हो रहा है, तो वो देखने वाली बात है कि अपनी पब्लिक को किस हद तक सेटिस्फाई कर सकेंगे। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि इंटरनली आप देख लें, जो नॉर्दर्न कमान के चीफ थे जनरल कुमार, उन्होंने कह दिया है मकबूजा कश्मीर में कि जी ये तो इंटरनल काम हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों ने काम दिखाया, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। आपने देखें डीप ब्रीफिंग के लिए इसको बुला लिया, वहां से हटा दिया। फिर उनके लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए, चाहे वो जुडिशियल ताल्लुक है, वकला हैं, इंफॉर्मेशन साइट से हैं, सिविल सोसाइटी के हैं, कम है क्योंकि मोदी सरकार उन पे हमले करवा के उनको मरवा देती है। अभी कल परसों एक बहादुर जर्नलिस्ट लड़की ने जिस तरह बातें की हैं, आमतौर पर कहा जा रहा है, कुछ लोग खबरें हैं कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ कहा जा रहा है उनको मार दिया जाएगा। तो सवाल इस वक्त यही है कि सफारतकारी के महाज पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिसको कहते हैं सारे पॉइंट जीत ले हैं। अब ये कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया अमेरिका जो सबसे बड़ा आप देख लें इस वक्त तो है, जो भी कहें आप उन्हें, वो ये कह रहे हैं कि जी आप बैठ के मसले का हल करें, आप ये निकल आए इस बात से किसका कसूर है किसका नहीं। और वो ट्रम्प साहब चाहे तन से कह रहे हैं, कैसे भी कह रहे हैं कि 1500 साल पुराना है मसला है कश्मीर। अब सवाल ये है कि जी व्हाट नेक्स्ट। तो हमें अंदाजा है इस वक्त जो इस्लामाबाद में फैसला पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे पेशबंदी करनी गई है कि लोगों का ख्याल है कि गुड थिंग फॉर पाकिस्तान बिकॉज एक तो रिपब्लिकन, दूसरा ट्रम्प being their president and he is not interested you know for किसी भी तरह का किसी भी दूसरे मुल्क के मामले में, खास तौर पर जंग के मामले में इन्वॉल्व होने में। तो देखे ना, अब उन्होंने तो एक मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग दे दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये दूसरी मतलब उन्होंने बात की है कि जी ठीक है, आपने देखा हिंदुस्तान को पहले इस बात की बड़ी तकलीफ हुई, चंद दिन पहले हमने एक बड़ा दहशतगर्द पकड़ के उनको दिया, यहाँ से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत यहाँ से गया है, और बजाय कि को पाकिस्तान के खिलाफ ट्रम्प बात करते, जहाँ जो मोदी चाह रहे थे या हमारे कुछ लोग यहाँ भी चाह रहे थे, उन्होंने वो बयान नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की कि दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान हमारा साथ दे रहा है। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत बड़ा विषय था कि पाकिस्तान को ब्लेम गेम में मत लेके जाए। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीजें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा कर रही हैं कि एक तरफ तो हमें खतरा है, और जिस तरह लग रहा है कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, इन्होंने छोटा मोटा जिसको कहते हैं कि जी कुछ करेंगे, और हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप खामोशी इख्तियार कर लें फेस सेविंग के लिए, लेकिन फेस सेविंग इस तरह नहीं होगी क्योंकि अब वो ये मोदी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जो भी कुछ करे उनके बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेर आया शेर आया। देखते हैं कि वो क्या करता है। यस देखते हैं। ओके, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे नुमाइंदे खुसूसी सलमान अमान भी हमारे साथ। सलमान, आप बताइए कि देर रात कल अता तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो आज क्या एक्टिविटीज़ हो रही है इस्लामाबाद में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मजीद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मजीद कोई आम बैठक आज लगने वाली है?
जी बिल्कुल, अता तारड़ की ब्रीफिंग इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे आलमी मीडिया में अता तारड़ की ब्रीफिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया है, क्योंकि डेफिनेटली जो उन्होंने बात की, जो इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से, इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से उन्होंने मैसेज दिया पूरी दुनिया को। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपको तेज़ होती दिखाई दी हैं। दुनिया भर के जो अहम लोग हैं, अहम ओहदों पर मौजूद लोग हैं, वो पाकिस्तान से, इंडिया से रब्ता कर रहे हैं। और अगर आप रिकॉल करें तो आज तवक्को की जा रही है कि अमेरिकन जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तानी और इंडियन हम मनसब को, यानी इसहाक डार को और उसके साथ साथ जयशंकर को कॉल करने वाले हैं। और इस कॉल के अंदर ज़राए का कहना है कि वो दोनों जानिब पर जोर देंगे कि डी एस्केलेशन की जानिब जाया जाए और किसी किस्म की जो कशीदगी है उसको मजीद बढ़ावा देने से गुरेज किया जाए, जो कि डेफिनेटली इंडिया की शिकस्त होगी, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मामला जो हैं वो आगे से आगे जाएं, मामला को एस्केलेट किया जाए। और उस वक्त आज इंडिया के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि इंडियन सुपर कैबिनेट जैसे वो अपनी जुबान में कहते हैं उसकी मीटिंग है, यानी कि उनकी कमेटी बराए सियासी मशावरत या पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके साथ साथ उनकी जो कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी है उसकी भी आज मीटिंग होने जा रही है। और ये दोनों बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल की जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं इंडिया में कंसिडर की जाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हम बात करें तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद आज एक और ब्रीफिंग जो है वो आएगी, जिसमें इस तमाम तर सिनेरियो को, जो कि सब डेवलप हो चुका है पहलगाम हमले के बाद से, उसके ऊपर एक ब्रीफ जो है वो दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आप देखें कल की जो DGI ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने बिल्कुल जो पत्थर पर लकीर किस्म के शवाहिद हैं वो पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं, जिनको छुटाया नहीं जा सकता, जिनको किसी तौर पर जो है उसकी सच्चाई या हकानियत के बारे में कोई और राय नहीं हो सकती। तो सलमान ये बताइएगा, कल DGI ISPR ने जो शवाहिद पेश किए हैं उसके बाद क्या मजीद पाकिस्तान अपने एलाई से इस बारे में राब्ते करेगा, ख़ास तौर पर ये जो कल डेवलपमेंट हुई है दहशत गर्दों के हवाले से, इसके ऊपर क्या मजीद बात की जाएगी? बिकॉज वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर, और वो ये कि पाकिस्तान बार बार मांग रहा है एविडेंस भारत से, भारत हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रूव, दूसरी जानिब वहाँ से दरअंदाजी की जा रही है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और पाकिस्तान हैज़ गिवन दिस एविडेंस। सो मेरे ख्याल में सफारती सतह पर ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान उसको जितना हायर लेवल पर जाके पुटअप कर सके और बता सके कि पाकिस्तान को खुद कितने ख़तरात हैं भारत से। जी आप बिल्कुल देखें कि जब से ये सूरत हाल शुरू हुई है और इंडिया की जानिब से जो जिसे हम कहते हैं कि एस्केलेशन लेडर के ऊपर आगे से आगे, ऊपर से ऊपर इंडिया जाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं या फॉरेन ऑफिस जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप देखें, रोज़ाना जो दीगर ममालिक के काउंटर पार्ट्स हैं उनका इसहाक डार से रब्ता हो रहा है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पर सरगर्म है, रोज़ाना किसी न किसी 1, 2, 3 लीडर्स के साथ, काउंटर पार्ट्स के साथ इसहाक डार की बातचीत हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ और जो इंडियन बेसलेस एलिगेशंस हैं उनके हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का काउंटर नैरेटिव है, ठोस सबूतों और शवाहिद के साथ वो यकीनी तौर पर दोस्त ममालिक के साथ शेयर भी किया जाता है। और ये सिलसिला जारी है पाकिस्तान की जानिब से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, और जो बार बार इंडियन मीडिया भी इसका मोतरफ है कि पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो उसकी स्टेटमेंट थी उसके हवाले से इस वक्त भी यही जो आप कह लें कि सिलसिला है, तरीकाकार है, वो जारी है कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म है, कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो है वो मुकम्मल तौर पर दुनिया तक पहुंचे। और जो सबूत आप बात कर रही है पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल इसका जो एक जीता जागता सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। और अब ये जो लड़का पकड़ा गया है मजीद नाम का गुजरात से, जिसे आप इंडियन एजेंट कह सकते हैं, गद्दार वतन कह सकते हैं, ये भी जिंदा जीता जागता सबूत अपने तमाम तर जो एविडेंसेस हैं उनके साथ पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। आप देखें कि हमने वो जो इंडियन आर्मी को जिस तरह से बेनकाब किया है कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, बल्कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का टूल बन चुकी है। पहले इल्जामात लगते थे, रॉ के ऊपर इल्जामात लगते थे कि रॉ जो है वो लोगों को हायर करती है और उसके जरिए से, जैसे मिसाल के तौर पर कुलभूषण यादव जो है वो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है बज़ाहिर, लेकिन शायद वो रॉ का ऑफिसर भी हो सकता है पसे पर्दा। लेकिन अब जो सबूत सामने आए हैं कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें आप देखें कि किस तरह से एक टेरर नेटवर्क जो है वो, जिसके अंदर जो इंडियन मेजर है वो खुद इतराफ कर रहा है, बता रहा है कि लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक इस तरह की कार्रवाइयाँ। सलमान आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ एहतशाम साहब, नाउ द थिंग इज के वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, और सिचुएशन अब यह है कि पूरी दुनिया, अमेरिका, कनाडा, दीगर ममालिक खुद कह चुके हैं कि भारत जो है वो हमारे शहरियों की किलिंग में मुलव्विस है।
एक तो चीज़ ये सामने आ गई। सो हम अस्करी तौर पे तो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं और DGISPR से लेकर आम चीफ तक कह चुके हैं कि आओ ना ज़रा इस बार, फिर आपको इस बार चाय नहीं, इस बार दीगर लवाजमात से भी आपको तवाज़ु करेंगे। सिफारती महाज पे एहतशाम साहब, डोंट यू फील दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बोथ द कंट्रीज कि हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पूरी दुनिया के सामने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म खुल के सामने आ रही है। मुमालिक खुद कह रहे हैं कि भाई आप हैं जो हमारे यहाँ टेररिज्म में मुलविस हैं। सिफारती लिहाज से इससे बढ़ के पाकिस्तान के पास पिछले 75-70 सालों में अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि हम इसको एक्सपोज करें और 1-0 करें इस गेम को। देखिए फैसल, इसमें कोई शक नहीं है कि वी आर लिविंग इन ए वेरी क्रिटिकल टाइम और अभी इस सूरत हाल में हमें जो पेशबंदी करनी चाहिए थी एज ए नेशन और हमारी मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो होना चाहिए था, खास तौर पे नेवी के बारे में जो कहा जा रहा था कि इस दफा ब्लॉकेड करेंगे। बाय दी वे 26 नए मैरीन राफेल 7 बिलियन डॉलर के ऑर्डर किए उन्होंने, हिंदुस्तान ने फ्रांस से लेने के लिए। 36 तो पहले ले चुके हैं राफेल लड़ाका जहाज, वो 8 बिलियन डॉलर के। अभी इस पे भी लोग मर रहे हैं वहाँ पे, भूख नंग हमसे ज्यादा है वहाँ पे। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और पैसा झोंका जा रहा है सारा असला खरीदने में। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त दुनिया सारे मामले को क्या देख रही है, पीपल आर सिंपली टेरिफाइड। अभी आप देख लें जो खबरें यूनाइटेड नेशन से आ रही हैं, वहाँ पे आप देखें साहब, अगर आप वहाँ जाएं, मैं कई दफा गया हूँ, वहाँ पे सारी क्रीम दुनिया जान के सफारतकारों की बैठी है, क्रीम बैठी है साफियों की। वो ये कह रहे हैं कि भी एस्केलेट करने से बाज आए। दिस इज अ मैसेज दे आर गिविंग इट टू द इंडियन अथॉरिटी कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं गलत या सही तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पे हम कोई कन्वेंशनल बर्तरी लेके तो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, तो देन यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि उसके बाद फिर वो आएगा उनकी तरफ से स्मॉल टेक्टिकल आर्म जो आपके पास नहीं उनके पास हैं, जो मिसाइल माउंट करके वो दायरा बनाएंगे कि बम्बई में जाना है, कलकत्ता में जाना है, किस जगह जाना है। तो ये आप जेन में रखिएगा। तो अब उनको एक हिंदुस्तान में एक ओपिनियन जो अभी खबरें वहां से आ रही हैं वो यही है कि उनको समझाया जा रहा है कि ये आप जो करने जा रहे हैं ये एडवेंचर नहीं, बहुत बड़ा मिस एडवेंचर होगा, तो इससे बाद आए। चलें, हैविंग सेड इट फैसल, अब अगर फर्ज करें वो तुले अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करना है, जाहिर सी बात है वो जिसको कहते हैं ऑल आउट वॉर के लिए तो नहीं जाएंगे, उन्हें पता है कॉन्सिक्वेंसेज बड़े हॉरिफाइंग होंगे। अब ये कि थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोगों को बता सके हमने बदला ले लिया, लेकिन बार बार लोग उनको अभिनंदन उनको बता रहे हैं, 2 जहाज उनके गिराए बता रहे हैं, फिर पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी अभी देखें आप ये अगर टेक्निकल जुबान में देखें तो वो कहते हैं कि जो एटमी मिसाइल का मामला है वो 7 मिनट में पाकिस्तान हिंदुस्तान में मामला जा सकता है। 26 मिनट में कहते हैं रशिया और अमेरिका में वहां जाने। सिचुएशन डोंट कम्स ओवर देयर, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि जब एटमी बादल उठते हैं तो फिर क्या हशर होता है। तो ये भारत को होश के नाखुन लेने चाहिए और मेरे ख्याल से गीदड़ भपकियों से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया एहतशाम और सलमान। तो जनाब ये थी वो गीदड़ भपकियां जिनमें बात करना बहुत ज़रूरी था। लेट्स सी 24 to 36 आवर्स क्या सिचुएशन होती है। वी होप एंड प्रे ये सारी चीज़ें पीसफुल रहे, बिकॉज पाकिस्तान पीस चाहता है और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के आवाम का मफाद चाहता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा कोई भी सफ़र करेगा तो वो दोनों मुल्कों की आवाम ही सफ़र करेगी। वेल, थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या अच्छी और उसके साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हम देख रहे हैं कि साइबर अटैक्स में भी इजाफा हो रहा है और फिर कोई सहाफ़ी हो या बिजनेसमैन हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो, व्हाट्सएप के बगैर तो गुजारा है नहीं है, और कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर पैगाम रसानी का मामला हो, हर दूसरा शख्स व्हाट्सएप का ही इस्तेमाल करता है और मेरे ख्याल में व्हाट्सएप के बगैर अब गुजारा नहीं है किसी आम इंसान का भी। वी आर ऑलवेज ऑन व्हाट्सएप एंड सेंडिंग सम मैसेजेस एंड एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, फ्रॉम सेंडिंग गुड मॉर्निंग मैसेजेस टू सेंडिंग द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, व्हाट्सएप का इस्तेमाल या कम्युनिकेटिंग एक्चुअली। लेकिन अब हुआ ये है कि कल ही कराची के एक मारूफ सहाफ़ी उनका व्हाट्सएप हैक हुआ और हैकर ने मुतादिद जो कॉन्टैक्ट से 3 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त सहाफ़ी के रिस्पॉन्स के बाद कई लोग जो है वो हैकर्स के फ्रॉड से बच गए। अब सिचुएशन ये है कि सिंस वी जर्नलिस्ट हैव दैट आई कि यार कुछ गलत हो रहा है, ये किसी सादा लोग के साथ हुआ होता तो वो क्या करता। ये हैकर्स कौन है, इतना क्या आसान हो चुका है कि आप व्हाट्सएप तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है निगत दाद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और डिजिटल राइट एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया निगत, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो द थिंग इज़ कि पहले हम व्हाट्सएप की हैकिंग की बात कर लेते हैं। इज़ इट दैट ईजी कि आप किसी के भी व्हाट्सएप को हैक कर लेते हैं, और इज़ इट अ न्यू थिंग या फिर इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं?
नहीं जी, जो व्हाट्सएप की हैकिंग है वो तो बहुत पहले से ये मामला चल रहा है। और वो आसान इस वजह से है क्योंकि लोगों में इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है कि अपनी डिजिटल सिक्योरिटी का किस तरह से ख्याल रखना है, या जो डिवाइसेस वो इस्तेमाल करते हैं उनमें जो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रीवेसी और सिक्योरिटी का उन्होंने किस तरीके से उसको मजबूत वो उनको करना चाहिए। और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऑलरेडी उसकी सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि कैसे आप टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लें, या कैसे आप कुछ ऐसी बेसिक या बुनियादी बातें जो हैं वो उनका ख्याल रखें। जैसे मिसाल के तौर पे लोग स्कैम कॉल्स करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी सर्टन जो बंदा है वो लाइक मुख्तलिफ ट्रेंड चलते हैं कि हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया, आप फ़ौरन पहुँचे, या आप हमें इतने पैसे भेज दें, या मैं कहीं पे फंस गया हूँ। अब ये इतने सालों से ये हो रहा है और हम इस पे बार बार आगाही देते हैं कि प्लीज़ जब इस तरह की कोई मैसेज आए या कॉल आए तो पहले कंफर्म कर लें कि क्या यही बात हुई है या नहीं हुई, या कोई मैसेज आता है जो कि कहता है कि आप हमें ये कोड आपके पास आया होगा वो हमें भेज दें क्योंकि आपके पता नहीं स्टेट बैंक की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक होने जा रहा है या इस तरह। तो लोग परेशानी में ये भूल जाते हैं कि पहले वेरीफाई कर लें कि क्या ये सही खबर है या गलत है। फौरन उस परेशानी में फौरन कोड भेज देते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद उनका कोई बड़ा नुकसान कई बार मल्टीपल अब व्हाट्सएप चूँकि बहुत सारे यूज़ कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार वी लॉग इन आवर व्हाट्सएप ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स एंड देन वी फॉरगेट टू लॉग देम आउट एंड दैट इज़ हाउ फिर कोई आपका QR कोड स्कैन करके अपने पास उसे खोल लेता है। इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं मे बी। बट आई रियली वांट टू नो यू नो इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार हो सकता है कि कोई आपका फ़ोन हैक करे और फ़ोन हैक करके उसके अंदर मौजूद ऐप्स हैक कर ले? इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी और वो कैसे होता है? बिल्कुल है जी, पॉसिबिलिटी है। आपकी इस तरह की स्पाईवेयर की टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं जो कि अगर आपके फ़ोन में वो स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए तो फिर आपका पूरा फ़ोन जो है या लैपटॉप या जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जब वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो उसका मतलब है एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन योर डिवाइस इज़ एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड, चाहे वो आपकी कोई ऐप व्हाट्सएप हो या कोई भी हो। लेकिन एक और बात कहती चलूँ कि इस तरह की जो स्पाईवेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल इतना आम नहीं है, ना ही उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी आम है और इतनी सस्ती है। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पाईवेयर जो एक्सेसिबल है। ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनियां बनाती हैं और इनकी एक्सेसिबिलिटी हुकूमतों को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को दी जाती है। But how do I get to know that something is playing in my phone which is different from the usual work it does? Like मेरे WhatsApp पे क्या फ़नी हो रहा है जिससे मुझे पता चल जाए कि अच्छा ये कोई मेरे फ़ोन में जा रहा है और मेरी ऐप्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। Lot of people doesn't even observe कि कभी उनको लगता है अच्छा शायद मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, अच्छा मुझे कुछ स्पेस खाली कर देनी चाहिए या मेरे इंटरनेट का मसला है। So there are multiple other hitches as well. So how do I know कि कुछ हो रहा है फ़नी? देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये व्हाट्सएप तो जो आपकी जैसे सिर्फ व्हाट्सएप की बात नहीं है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आप अपनी ईमेल्स भी अगर देखें तो कोई ऐसी ईमेल जो आपने नहीं पढ़ी लेकिन ऑलरेडी पढ़ी हुई आ रही है कि इट्स ऑलरेडी रेड, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ जो आपकी एक्टिविटी नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी हो रही है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है या सर्टन अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ें लोगों को करनी चाहिए कि अपने फ़ोन्स को अपडेट रखें। जैसे अक्सर हम लोगों ये मैसेजेस आते हैं, पॉपअप होते हैं हमारी डिवाइस पे कि आपके सॉफ्टवेयर की ये अपडेट होने वाली है और हम उसको मुलतवी करते रहते हैं कि ये कल कर लेंगे या यू डोंट वांट टू डू दैट। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल के जब भी इस तरह की कोई अपडेट आए टाइम निकाल के अपने डिवाइस के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अपडेट करते रहें जब भी ये पॉपअप मैसेज हो, क्योंकि जो ऐप बनाने वाले लोग हैं वो अपनी ऐप्स में जब इस तरह की चीदगियाँ आती हैं या ऐप्स की जो वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं तो वो फिर अपनी ऐप्स को बैक एंड से अपडेट करते हैं। जब वो करते हैं तो फिर हम लोगों को भी जब पॉपअप मैसेजेस आते हैं तो हमें भी वो अपडेट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा ऐप इंस्टॉल कर ली या आपने एक दफ़ा फ़ोन ले लिया तो आप उसको अपडेट अच्छा निगत ये बताइए कि फ़र्ज़ कीजिए हो गई एक चीज़, ठीक है, सो टू थिंग्स, एक तो ये कि फिर हम किस अथॉरिटी को बताएं कि भाई ये हो गया हमारे साथ मामला, और दूसरा ये कि अगर हमारे
इस तरीके से पैसे लूटे जाते हैं, एंड यूज़र जो मैं ही हूँ, मेरे पैसे लूटे जा रहे हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर मेरे पास क्या राइट है, मैं कहाँ से क्लेम करूँ, क्या करूँ? Any guarantee, any warranty, something like that? And can someone insure their finance? सो ये बड़ा उम्दा सवाल है और ट्रिकी सवाल भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मसला ये है कि इंश्योरेंस और इस तरह की चीज़ों का कोई इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, रिवाज नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन आपकी स्टेट वेलफेयर स्टेट भी नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो एक कानून है, उसके अंदर ये तमाम जो आप बातें कर रहे हैं ये जराइम हैं बेसिकली। और एक आइडियल दुनिया में ये होना चाहिए कि जब भी किसी यूज़र के साथ ये मसला होता है कि किसी भी शहरी के साथ, वो जाए साइबर क्राइम एजेंसी में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए और फिर वो इस पे काम करें और कल्प्रिट पकड़े जाएं और इनकी जो लुटी हुई रकम है या जो भी वो लुटा चुके हैं थ्रू स्कैम्स एंड हैकिंग वगैरह, तो उनको वापस मिल जाए। लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं रहा, एंड आई थिंक इसी वजह से जो और दूसरे ज़राए हैं, जैसे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, हमें बहुत सी कॉल्स आती हैं फाइनेंशियल फ्रॉड की। अब हमारी एक्चुअली साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है, लेकिन हमारी जो 2024 की रिपोर्ट हमने निकाली है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें केसेस आए हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के आए हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद हैकिंग के आए हैं, और फिर जाके हमें ऑनलाइन वायलेंस, ब्लैकमेलिंग, इंटीमेट इमेजेस के ऊपर, स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, अब्यूज़, हेट स्पीच, ये सारे बाद में मामला आते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड किस हद तक पाकिस्तान में बढ़ चुका है। एंड वन मोर थिंग जो आपने बात की ना, ये तो हमने फाइनेंशियल फ्रॉड की बात की ना, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स मेरा व्हाट्सएप को एक्सेस करके एंड देन टेक आउट माई इमेजेस और फिर उसका गलत इस्तेमाल, लाइक यहाँ तक भी बात आगे बढ़ सकती है? ताकि हम, ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि जो आजकल लीक हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरे मोबाइल में कोई भी चीज़ अगर मेरी पर्सनल है, सो यू नो माय फैमिली एंड ऑल, तो important messages, audios, yes, so we are all at stake then, निगत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिर्फ व्हाट्सएप की ही बात नहीं है, बल्कि हमारी जो आम भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप दोनों भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आप लोगों के इंस्टा अकाउंट्स होंगे, फेसबुक प्रोफाइल पेजेस होंगे, लेकिन आम यूज़र भी जो है वो भी बहुत से अपना ऐसा डेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप जैसे जो ऐप्स हैं उन पे एक लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये आइडिया नहीं होता कि ये इनका डेटा कितना प्राइवेट है, जो कि एक्चुअली प्राइवेट नहीं होता जब वो इंटरनेट पे चला जाता है। AI की वजह से मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है इमेजेस को मैनिपुलेट करने की, डीप फेक बनाने की। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं उनके डीप फेक हमें नज़र आते हैं, कोई गाना गा रहा होता है तो कोई कुछ कह रहा होता है और लोग उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। अब इमेजिन करें ये सिचुएशन जो है हमारे घर में मौजूद किसी फ़र्द के साथ हो, हमारे किसी बच्चे के साथ हो, माइनर्स के साथ हो, माइनर बच्चियों के साथ हो, तो आप किस तरीके से उसको कंट्रोल कर पाएंगे? तो यहाँ पे मेरी ज़्यादा तशवीश यहाँ पे है कि जब AI का इस्तेमाल अगर बैड एक्टर्स के उसमें चला जाए हाथों में और उसकी अगर वायरलिटी हो तो हम उसकी रोकथाम कैसे कर पाएंगे? आई थिंक उस पर अभी तक ना तो हम सोच रहे हैं और ना ही हमारी स्टेट एजेंसीज़ की वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है कि वो इस पे प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। Some bone chilling facts that you have spelled out, निगत, thank you so much for your time। चले, हमने बात की, ये बात उन मुख्तदर हलकों तक पहुँचे जिस पे उन्होंने एक्शन लेना, बिकॉज चलिए पैसा तो एक चीज़ है, बट देन द सीक्रेसी दैट वी हैव इन आवर फोन्स, अगर उसके साथ व्हाट्सएप के थ्रू ऐसा होना शुरू हो जाए तो वेयर आर वी स्टैंडिंग देन? बिल्कुल, और मेरे ख्याल में लोगों को अवेयरनेस ज़रूर है। व्हेन हम जब फ़ोन्स आए थे ना फैसल, हमें फ़ोन्स भी यूज़ नहीं करना आते थे, हमने फ़ोन्स यूज़ करना सीखे, स्मार्टफोन यूज़ करना सीखे, बट विद द स्पैन ऑफ टाइम अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ आई एम कैरिंग अ फ़ोन, टू लर्न कि इसको कैसे अपनी प्राइवेसी भी रखनी है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होगी। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, बिकॉज इट वाज इंटेंस फॉर अस। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम
बैक और मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में ही गर्मी में अब इजाफा होता चला जा रहा है। खासतौर पर कराची में तो बड़ा ही बुरा हाल है और आई थिंक कि अगले 3 दिन कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो हे इट इज़ द राइट टाइम कि आपको बताया जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन नेक्स्ट 3 days इन कराची एंड अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जी 3 दिन कराची में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि मामूल से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात बता रहा है कि 2 मई तक गर्मी की लपेट में रहेगा और सिंध, जनूब, पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। आम शहरों में दर्जा हरारत की अगर बात करते हैं तो कराची में हीट वेव की लपेट में है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और इसी सिलसिले में चंद एक स्कूल्स में भी, बल्कि ज़्यादातर कराची के स्कूल्स को 2 मई तक बंद किया गया है ताकि इस हीट वेव से बच्चे मुतासर ना हो। और अगर आगे बढ़े और बात कर लें कोयटा की, तो कोयटा में कम से कम टेम्परेचर जो है वो 16 है, ज़्यादा से ज़्यादा 34 है। और मुल्तान की बात करते हैं, पंजाब के इलाकों का जिक्र कर लेते हैं, तो यहाँ भी हीट वेव का खदशा है और ऐसे में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कम से कम जो टेम्परेचर है वो 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 47 रहेगा। लाहौर में भी गर्मी में इजाफा हुआ है और इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ओवरऑल ही शहरों में गर्मी ज़रा ज़्यादा आई है और जल्दी आ गई है। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ बताया जा रहा है कि 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रहने का इम्कान है। उधर वफाकी दारुल-हुकूमत में क्या मौसम है ये भी जान लीजिए। कम से कम दर्जा हरारत 20 है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पेशावर में बादलों के साथ कम से कम दर्जा हरारत 24 है, ज़्यादा से ज़्यादा 39 है। हैर इवन आई मीन लाइक सम डेज बैक हमें ये पता है कि पेशावर में इतनी जल्दी नहीं गर्मी होती थी एंड दिस अप्रैल वाज क्वाइट कूल ओवर देयर बट नॉट दिस टाइम। फैसलाबाद का रुख करते हैं, गर्मी की शिद्दत में यहाँ भी इजाफा हुआ है। अगर कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो 26, ज़्यादा ज़्यादा 42 और ओवरऑल अगर DI खान, गवादर, मरी, मुजफ्फराबाद तक अगर हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में राइज आ रहा है। वेयर एज DI खान में गर्मी ज़्यादा है, लेकिन फिर ज़रा अपर एरियाज़ में चले जाते हैं तो मरी में, मुजफ्फराबाद में, कालाम में हम देख रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है 26, 34 एंड 9 तक जा रहा है। स्कर्दू में भी 13 है ज़्यादा से ज़्यादा, विच इज़ हायर दैन द नॉर्मल अदरवाइज़। एंड इसके अलावा अगर बात करें गवादर की, तो गवादर में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ज़्यादा 35 और कम से कम 27 रहने का इम्कान है। अब आगे क्या होने जा रहा है मौसम के हवाले से कुछ मज़ीद भी बात करते हैं। फॉर दैट तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। ये जानना चाहते हैं कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी है, पाकिस्तान में गर्मी थोड़ी जल्दी भी हुई है। सो आई रियली वांट टू नो कि एग्जैक्टली अभी अगले दिनों के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या टेम्परेचर होगा? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि गर्मी ने जो है बड़ा अच्छी तरह से असर दिखाया है। तकरीबन मुल्क भर में टेम्परेचर्स जो हैं वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं। ताहम आज शाम रात गए जो है मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासिर करने जा रहा है, जिसके तहत जो है ये जो हीट वेव लाइक सिचुएशन है ये ऑलमोस्ट पंजाब से तो कल सबसाइड हो जाएगी, जबकि सिंध में 2 तारीख से इसमें इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर्स गिरने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप कराची की बात कर रहे हैं तो कराची में आप हीट वेव तो इसको आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो हीट वेव के थ्रेशोल्ड्स हैं वो अभी मीट नहीं कर रहे कराची के लिए। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि समुद्री हवाएं भरपूर तरीके से और काफ़ी थ्रस्ट के साथ चल रही हैं, तो नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही रहेगा। आज जैसा आपने बताया कि टेम्परेचर 38, 39 तक कराची में जा सकता है। कल से थोड़ी से टेम्परेचर कराची में गिरने की तवक्को है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कराची से गर्मी ख़त्म हो गई। गर्मी अभी रहेगी और ये अपना असर दिखाती रहेगी, क्योंकि समुद्री हवाएं भरपूर तरीके से बहाल हैं, लिहाजा नमी का तनासुब भी ज़्यादा रहेगा। उसकी वजह से महसूस की जाने वाली गर्मी ज़्यादा रहेगी। इस मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से कल से जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में गर्द आलूद हवाएं, तेज़ आंधी के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे, जिसमें चंद इलाकों में जो है झालाबारी भी हो सकती है, जिसमें अपर पंजाब है, पोटोहार रीजन है और उससे मुलिका KP के इलाके हैं, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो है 1 मई को जो है वो कराची के करीब जामशोरो, नूरियाबाद के इलाके में कुछ गरज चमक के बादल बन के हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 2 तारीख को सिंध के कुछ इलाकों जिसमें हैदराबाद, जामशोरो, दादू, कंबर, शदादकोट, सखर के कुछ हिस्से, उसके बाद मीरपुर ख़ास, उमरकोट,
थरपारकर में गरज चमक आंधी के साथ जो है वो बारिश हो सकती है, और यहाँ पर भी चंद मुकामात पर जो ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट सिंध में आप हेल स्टॉर्म को रूल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, मैदानी इलाके पंजाब के उनमें क्या सूरत हाल रहेगी, और लगे हाथों शिमाली इलाका जात का भी बता दीजिए कि अगले हफ्ते क्या मामलात रहेंगे। जी देखें, पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं इनमें मैंने आपको बताया कि कल से तेज़ गर्द आलूद हवाएं या आंधी टाइप की चीज़ होगी, उसके साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी मौजूद होंगे। यही सिलसिला जो है मुल्क के शुमाली इलाकों में भी होगा। वहाँ पर गो के आंधी तो ऐसा सच नहीं होती, लेकिन गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये सिलसिला तकरीबन 5 मई तक तो है, लेकिन उम्मीद ये लग रही है कि ये सिलसिला 7 मई तक प्रोलॉन्ग करेगा। ठीक है अंजुम नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम वेदर डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। तो आई थिंक अगले कुछ दिनों के लिए लोगों को मोहतात रहना चाहिए। If the temperature is going to rise, take care of yourself, have lot of water and cover your head while you're getting out. Absolutely. चलिए अब ज़रा एक कनाडा में जो इंतखाबात हो रहे हैं और उसका जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तानी निजात उम्मीदवारों ने वहाँ पे मुंतखब होकर इंतखाबी मैदान मारा है। अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक 6 पाकिस्तानी उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इनमें इकरा खालिद, सलमा जाहिद, शफ़क़त अली, यासिर नकवी, समीर ज़ुबैरी और असलम राना शामिल हैं। अब पाकिस्तानीज़ को कनाडा में रहते हुए इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, और जो पार्टी इक़्तिदार में आने की इस वक्त पोजीशन में यानी कि लिबरल्स, उनकी क्या पॉलिसी है इसको लेके। हमारे नुमाइंदे अजमत मुजीब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अजमत, अस्सलाम वालेकुम। आई कांट से गुड मॉर्निंग टू यू बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अजमत, क्या सिचुएशन है पाकिस्तानी वहाँ पे 6 पाकिस्तानी तो मुंतखब हुए हैं, तो कुल मिला के पाकिस्तानियों को कनाडा में क्या चैलेंजेस हैं, और ये जो मुंतखब हो रहे हैं फिर व्हाट डू दे फील लाइक कि वो कौन से मामलात हैं जो पाकिस्तानी निजात जो वहाँ पे लोग हैं उनके हल करने में सरफहरिस्त रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी 6 आपने बताया कि कैंडिडेट्स मुंतखब हुए हैं और लिबरल पार्टी को 169 वोट्स सीट्स मिल गई हैं। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है वो, या ब्लॉक क्यूबी के साथ या एनडीपी के साथ। अब इकरा खालिद और सलमा जाहिद जो है 4थी मरतबा इलेक्ट हुए हैं, और पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड्स हैं वो बहुत कम है बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। उसको बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी नज़र रखे हुए है, और पाकिस्तानी वीज़ा अप्लीकेशन जो है उनका रिजेक्शन रेट बहुत हाई है, और जो स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हैं उनकी अप्लीकेशन का अप्रूवल रेट भी बहुत हाई है वर्सेस दूसरे ममालिक के। ख़ास तौर पे अगर आपको बताऊं 2021 से और 2024 तक सिर्फ जो है वो तकरीबन 1400 ये समझ लें 14,500 के करीब जो है ना वो पाकिस्तानियों की एप्लीकेशन अप्रूव हुई है। बनिस्बत इंडिया जो है उसकी 11 लाख स्टूडेंट जो हैं उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर कैनेडियन वीज़ा ऑफिस जो है, जो प्रोसेसिंग सेंटर है, वो अब तक काम नहीं कर रहा है, तकरीबन 15 साल हो गए। तो पाकिस्तानियों की ये बेसिक से मसाइल हैं जिस पे जो पाकिस्तानी इन मेंबरान पे नज़र रखे हुए है कि वो चाहिए कि इन मामलात के ऊपर काम करें और उसको। ठीक, अच्छा, एक चीज़ ये भी समझना है आपसे कि अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमें पता चल जाता है कि जब इंडिया की ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्रूव हो जाती हैं या पाकिस्तान की ज़्यादा रिजेक्ट होती हैं तो उसमें क्या हिचेस क्या है, कहाँ पर मसाइल आ रहे हैं, क्या वहाँ पर डिफरेंट स्टेट फंडेड या स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐसे इदारे मौजूद हैं जो लोगों को हेल्प आउट करते हैं, जो उनके प्रोसेस को ईज़ करते हैं। भारतीय गवर्नमेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पा रही है, दे हैव देयर एम्बेसीज एंड ऑल दैट अवेलेबल मोर एंड मोर ऑफ द सिटीज़ ऑफ इंडिया। क्या मामलात है, इसको ज़रा सा कंपैरिजन अगर पाकिस्तान के मुकाबले ड्रॉ करें। देखिए, बात यह है कि कैनेडियंस पाकिस्तानी हो या कैनेडियन इंडियन मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनकी लॉबिंग कैसी है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, और उसमें किस तरह से ये लोग लॉबिंग कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पे इस मामलात में देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और देखें, एक तवील अरसा हो गया है कि कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो या फॉरेन मिनिस्टर हो कनाडा का उन्होंने दौरा नहीं किया। तो जब इस तरह की जो गैप्स आएंगे
और डायलॉग्स नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इस तरह से ट्रेड जो है वो जब तक नहीं बढ़ेगा, तो जब ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी तो वीज़ा एप्लीकेशंस अप्रूव नहीं होंगी, क्योंकि वो मामलात ही नहीं हो रहे हैं कि उनको किस वजूहात की बिना पे जो है वो मजीद ट्रैवलिंग हो लोगों की। इनसाइट क्या आ रही है? यहाँ से कोई मुबारकबादियाँ गई हैं वहाँ के लिए, जो 6 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं लिबरल पार्टी से पाकिस्तानी निजात, उनके लिए, ताकि इनिशियलाइज तो किया जाए इन चीज़ों को। एंड यू सेइंग सम ऑफ द कैंडिडेट्स तो चौथी दफ़ा भी जीते हैं सीट्स, सो हैज़ देयर बीन रिलेशन इन पास्ट? देखिए, मेरी मालूमात में तो ऐसी कोई बात नहीं आई है कि पाकिस्तान से कोई मुबारकबाद का पैगाम आया हो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। और जहाँ तक यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें से एक आधी पाकिस्तान का दौरा किया है, और वो निजी दौरा था, ऑफिशियल दौरा भी नहीं था। तो ये ज़रूरत है इस बात की कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन मामलात को बढ़ाने चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान हर एतबार से जो है वो मामलात मज़ीद बेहतर हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद मौजूद थे। और अच्छा, ऑन द कॉन्ट्रेरी हम देख रहे हैं कि वो भारत ने कहा था पानी बंद कर देंगे, जामे कराची वाले कह रहे हैं कि बंद क्या, हम पानी छोड़ दिया। तो अब लग ये रहा है कि खैर ये भारत ने पानी नहीं छोड़ा, हम काफ़ी हैं अपनी देखें अब ये जामे कराची के ये मनाजिर हैं, स्टाफ कॉलोनी है ये, और यहाँ पे क्या सैलाब आया है? नहीं, यहाँ पे हुआ ये है कि 84 इंच कुतर की लाइन जो है वो लीक हुई है। हम तो कह रहे हैं फट गई है, वाटर बोर्ड कह रहा है लीक हुई है। अब जामे कराची उसके लेकिन ये लीकेज से सैलाब की सूरत हाल फैसल बनती नहीं है। दिस इज नॉट लीकेज, आई मीन लाइक व्हाट इज लीकेज, एंड इफ देयर इज अ लीकेज दिस कैन नॉट बी वन लीकेज। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लीकेज ये यहीं पे क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा। अभी 2 महीने तो हुए यहाँ पे काम करते हुए यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो पाइपलाइन फाड़ दी थी जो BRT बना रहे थे। बात कर लेते अपने नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, ये जो सैलाब आया जामे कराची में, इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और ये किस वजह से आया? पहले तो ये भी क्लियर हो जाए कि ये कितना, क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है? देखिए, एक्चुअली ये जामे कराची के अंदर लाइन है 84 इंच की वाटर कॉर्पोरेशन की, और ये इंटरनली जो है वो डैमेज हुई है। और उसकी बुनियादी वजूहत ये कि वाटर कॉर्पोरेशन का जो पोशीदा निज़ाम है वो कराची वालों को हर 15 से 20 दिन बाद जो है वो अजियत का शिकार कर रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये मैं आपको बताऊं कि 6 महीने में ये 6ठी मरतबा ये वाक़या हुआ है कि 84 इंच की लाइन जो है वो डैमेज हुई। इससे कबल भी गुलशन इकबाल में जो प्रोजेक्ट तामीर हो रहा है उसके दौरान ये तमाम काम जो है वो हो चुके हैं। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि जब ये लाइन जो है ये बर्स्ट हुई है, उसके बाद जामे कराची की जो स्टाफ टाउन कॉलोनी है वहाँ के जो घर हैं उनके अंदर 3-3 फीट जो है वो पानी मौजूद था। ताहाल रात तक भी मेरी बात हुई, और अभी भी वाटर कॉर्पोरेशन का कहना ये है कि इस लाइन को जो मरम्मत के लिए जो है वो 96 घंटे दरकार होंगे, यानी कि तकरीबन 4 रोज दरकार होंगे। तब 4 रोज के बाद आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब लाइनें चार्ज होंगी, मरम्मती काम होगा, उसके बाद तकरीबन 10 दिन तक जो है वो कराची के एक बहुत बड़ा एरिया, जिससे अगर हम बात करें कफील बहुत सारा पानी जाया हो जाएगा। कराची वाले पानी को तरस रहे हैं, कराची वाले पानी को तरस रहे हैं। 10 दिन में बहुत सारा पानी जाया हो जाएगा। और कराची शहर तो वैसे ही ज़रा सा भी पानी कोई कई सड़कों पर आता है तो सड़कों का बुरा हाल हो जाता है, वो वहाँ से उखड़ जाती है थोड़ी सी बारिश में। ये पानी का ड्रेनेज के लिए क्या इकदाम करेंगे जो अभी तक इतना ज़ाया हो गया है? और ऑल्सो ये कि ये आई रोज़ ही हम देखते हैं, एवरी अदर डे पानी ज़ाया हो रहा था, कोई एक लाइन फट जाती है फिर कोई और। तो मतलब क्या कहता है वाटर बोर्ड? आर दे वर्किंग ऑन ऑल द लाइन्स अराउंड इन कराची, जो बार बार जिनको रिपेयर करते हैं फिर वो ख़राब हो जाती है, लीकेज हो जाता है, फट जाती हैं? देखिए, लाइन में बहुत डैमेजेस हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि निज़ाम बहुत बोसीदा है। अब इससे कबल भी जो है वो गुलशन इकबाल में ये हुआ था वाक़या, और उसके बाद जो तकरीबन कोई 12 दिन तक जो पानी नहीं हुआ था, और अब एक मरतबा फिर ये हुआ सिलसिला। तो कल जो वाटर बोर्ड के इंजीनियर वहाँ मौजूद थे जामे कराची, मैंने उनसे बात करने की कोशिश, तमाम उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जो दीगर लोग थे उनका कहना यह था कि इस लाइन को कम से कम 4 से 5 रोज दरकार होंगे इसको रिपेयर करने में, और उसके बाद तकरीबन 6 से फिर 2 से 3 दिन होते हैं लाइनों को चार्ज करने में। 21 पंप होते हैं जिनके जरिए कराची को जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। तो इस वक्त 650 MDD जो है जो कराची को फराहम किया था, उसमें भी जो है वो कमी हो गई है कराची वालों को। और ये बहुत बड़ा एरिया, अगर हम बात कर रहे हैं, लांडी है, कोरंगी है, ओल्ड सिटी एरिया है, पूरा लियाकताबाद है, PIB कॉलोनी है, जमशेद क्वार्टर है, और इस मरतबा इसमें नॉर्थ औरंगाबाद भी जो है वो शामिल है। तो ये वो तमाम एरियाज है जहाँ पर पानी कमी का सामना होगा, और ये बहरान कम अज कम 10 रोज तक रहेगा। और उसके बाद जब ये लाइन जो है वो जो स्टेबल हो जाएगी, देन उसके बाद जो है वो पानी इन एरियाज में रहने वाले लोग तो ना तैयारी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। 10 दिन तक इन इलाकों में पानी नहीं आएगा।
पानी नहीं आएगा, लेकिन टैंकर से पानी आएगा। फैसल ये आप याद रखें, कराची में टैंकर से पानी आता है, नलों में पानी बहुत कम आता है। तो ये वो तमाम है जो माफिया, जो एक टैंकर माफिया काम करती है। इसके साथ एक और चीज हो जाएगी, बहुत शुक्रिया कफील, आपने इस हवाले से हमें डिटेल्स दी। इसके साथ एक और चीज हो जाएगी, इसमें जो लोग बेचारे टैंकर से पानी मंगाएंगे ना, उनको ट्रिपल और थ्राइस और 4 टाइम्स पैसे देने पड़ेंगे टैंकर के लिए। चलें, अब कराची और कराची के मसाइल हम रोज ही डिस्कस कर रहे होते हैं और रोज ही कोई ना कोई मसला आ रहा होता है। तो कल हम दोबारा हाजिर होंगे, होपफुली विद नॉट सो मेनी मसले मसाइल, लेकिन विद समथिंग गुड, सम सॉल्यूशंस। रखिए अपना ख्याल, आपसे मुलाकात होगी कल। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।